Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we are going to take a review of chapter number 15, that is AC. So, let us get straight into it. Now, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what is alternating current. Now, चूंकि आप लोग पढ़ गए हो, it is actually a current कि जिसका magnitude और direction दोनों change होते हैं with the passage of time. राइट डियर स्टूडेंट्स, और इस चीज को हम बड़ी डिटेल से समझ गए थे जब हम चैप्टर नंबर 14 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर को स्टडी कर रहे थे। और एसी जनरेटर से हमें मिलने वाला जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ ऐसे मिला था जब हमने वी या फिर करंट को प्लॉट किया था अगेंस्ट टाइम, और जो इक्वेशन हमें मिला था वो था हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। राइट, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो आपको वोल्टेज या करंट देगा उसकी जो वेरिएशंस होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो साइनोसाइडल होंगी, यानी कि साइन की तरह वेरिएशंस होंगी। अगर आप ये देख लो तो ये एक्चुअली साइन का ग्राफ शो करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वही वैल्यूज आप फिर क्या करते हो, पीक वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिल जाती हैं। सो यही से हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये पीक वैल्यूज क्या है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या है। सो अगर आप ग्राफ को देख लो ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट वर्सेस टाइम, सो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्राफ कुछ ऐसे मिलने वाला है कि ग्राफ की दो वैल्यूज होंगी जो कि सबसे ज्यादा होंगी। एक ये है इन द पॉजिटिव वैल्यूज और एक ये है इन द नेगेटिव वैल्यूज। राइट, इन वैल्यूज को हम कहते हैं पीक वैल्यूज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी नॉट एंड आई नॉट। राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने v को t के साथ यहां पर ग्राफ किया हुआ है सो ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, ये रिप्रेजेंट करेगा v नॉट को। राइट, और ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, माइनस v नॉट को। और अगर आपने करंट का प्लॉटिंग किया हुआ है किसके साथ, टाइम के साथ, सो यही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा माइनस आई नॉट को और ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस आई नॉट को, जबकि इस पॉइंट पे आपके पास i या फिर v की वैल्यूज क्या है, 0 है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो ये साइनोसाइडल वेरिएशंस है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पे। याद रखिएगा ये पीक वैल्यूज है, राइट, और ये जो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। राइट, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज किसे कहते हैं, वो वैल्यूज जो कि किसी भी इंस्टेंट पर हो। राइट, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आप देख लो, सो हर एक टाइम पर, हर एक इंस्टेंट पर मुझे करंट और वोल्टेज की मुख्तलिफ वैल्यूज मिल रही हैं। सो ये हर एक वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। और जब आप तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को जोड़ते हो तो आपको एक्चुअली एसी का ग्राफ मिल जाता है या प्लॉटिंग मिल जाती है ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट अगेंस्ट टाइम। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो ये जितने भी मैं डॉट्स बना रहा हूं, राइट, ब्लैक डॉट्स, ये हर एक डॉट जो है रिप्रेजेंट करता है एक एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को। राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट, नाम से ही जाहिर है, इट इज द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। राइट डियर स्टूडेंट्स, जबकि इन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में से दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि सबसे पीक पर होंगी, तो उन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को फिर हम क्या कह देते हैं, पीक वैल्यूज। देखिए ये भी एक इंस्टेंट पर है, राइट, ये भी एक इंस्टेंट पर है, लेकिन इन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम कहते हैं पीक वैल्यूज। इज दिस क्लियर और नॉट? राइट, अगर आप लोगों को याद हो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, सो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही थी, व्हाट यू डिड वाज दैट यू रोटेटेड अ लूप और कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो रोटेशन के दौरान अगर आप देख लो तो आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है मुख्तलिफ वैल्यूज आती थी जो हमने प्लॉटिंग की, और दो वैल्यूज ऐसी आती थी कि वो मैक्सिमम आती थी, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। प्लस में मींस कि अगर करंट की पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव में मींस कि उसकी पोलैरिटी उल्टी होके क्लॉकवाइज आ जानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेव फॉर्म। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है हमारे पास फेज वेक्टर, या जिसे हम कभी कभार फेजर भी कह देते हैं। नाउ व्हाट इज फेज वेक्टर? इट इज एक्चुअली अ रोटेटिंग वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। राइट, लेट मी एक्सप्लेन। जिस तरह से आप लोग पढ़ गए हो, दिस इज अ वेव फॉर्म। राइट, अब यहां पर अगर आप देख लो तो हर एक इंस्टेंट पर वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ है, जैसे ही टाइम गुजरता जाता है वैल्यूज जो है वो बदलती चली जाती हैं। सो हर एक इंस्टेंट पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रोटेटिंग वेक्टर का सहारा लेते हैं, और वो रोटेटिंग वेक्टर जब कंप्लीटली रोटेट हो जाए,
एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले यानी कि 360 डिग्रीज कंप्लीट कर ले, तो यहां पर आपको एक वेव फॉर्म मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पर आपके पास रोटेटिंग वेक्टर जो है वो यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर, राइट, इसे हम फेजर कहेंगे। अब ये जैसे ही ऐसे मूव करता है, लेट अस से ये यहां पर आ जाता है, राइट, सो यहां पर जब वो हुआ करता था तो वैल्यू यहां पर थी, राइट, लेकिन जैसे ही ये रोटेट करके यहां तक आएगा तो अब वो वैल्यू जो है उसको अगर मैं यहां पर इस ग्राफ के ऊपर मालूम करना चाहूं तो वो ये है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर ये मजीद रोटेट होता है यहां से यहां तक, राइट, तो अब इसको मैं अगर यहां पर प्लॉट करना चाहूं तो मुझे ये मिल जाता है, और लेट अस से वो यहां पर 90 डिग्रीज कवर कर गया है, दिस इज 90 डिग्रीज, राइट स्टूडेंट्स। सो यहां पर जब मैं इसको लेकर आता हूं तो वो बिल्कुल ये पीक वैल्यू अटेन कर लेता है। और अगर आप यहां पर देख लो, आपको पता है कि एक वेव फॉर्म के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज। सो अगर मैं इसको 4 हिस्सों में कर लूं, सो आपके पास क्या है कि यहां तक 90, फिर यहां पर 180 डिग्री, राइट, फिर यहां पर 270 डिग्री, और फिर यहां पर 360 डिग्री, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप देख लो, देखिए दिस इज वन सेमी सर्कल, so 180 degrees, this is another semicircle, so again 180 degrees, so 180 plus 180 is 360। और यहां पर भी जब रोटेटिंग वेक्टर जो है वो क्या करेगा, जब पूरा रेवोल्यूशन का हाफ कवर कर लेगा यानी कि इधर से ऑल द वे इन यहां तक आ जाएगा, सो आप देखोगे कि आपके पास ये सेमी सर्कल बन जाएगा। सो हर एक इंस्टेंट पर ये टिप जो है इस रोटेटिंग वेक्टर की यानी कि फेजर की या फिर फेज वेक्टर की, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है इस ग्राफ के ऊपर हर एक इंस्टेंट के ऊपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को। याद रखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो द टिप or the direction of the rotating vector represents what? It represents each and every instantaneous values on this graph, on this alternating graph I should say, right dear students। so phasor जो है ये बहुत ही यूजफुल है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहां पर हम क्या करते हैं, दो ऐसी क्वांटिटीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू फेजर, जो कि क्या है, जो कि स्केलर क्वांटिटीज है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, वोल्टेज और करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रोटेटिंग वेक्टर से, बट रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वोल्टेज और करंट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वोल्टेज एंड करंट आर स्ट्रिक्टली एंड प्योरली स्केलर क्वांटिटीज। हम सिर्फ यहां पर ट्रिक ये कर रहे हैं कि उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को एक रोटेटिंग वेक्टर के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ताकि हमारे लिए चीजें जो है वो आसान हो जाए, जिसको आप जो है चैप्टर में समझ भी गए हो। और इसी रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, AC थ्रू R, AC थ्रू L और AC थ्रू C को डिटेल से समझेंगे बाय अ फेजर डायग्राम। अब यहां पर एक और पॉइंट जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास यहां पर दो फेजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ये है और मेरे पास एक दूसरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो, लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू ताकि क्लियर हो जाए। सो वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लेटर से स्टार्ट होती है यहां से यहां तक। अब अगर आप ये ब्लू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी देख लो, जो कि ब्लू है, बिकॉज ये भी चेंज हो रहा है ना, हर एक इंस्टेंट पर वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ हो रही है। सो आपके पास दो ग्राफ्स है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है। लेट मी से कि जो रेड वाला है ये आपके पास वोल्टेज है, राइट राइट, और जो ब्लू वाला है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लेट से करंट है, राइट। नाउ दोनों ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, लेकिन अगर आप देख लो दोनों के रोटेटिंग वेक्टर्स जो है वो आउट ऑफ फेज है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एक का रोटेटिंग वेक्टर, लेट मी वाइप दिस ऑफ टू एक्सप्लेन इट, अगर एक का रोटेटिंग वेक्टर यहां से स्टार्ट होता है यानी कि वोल्टेज का, बिकॉज वोल्टेज का ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ है, सो करंट का रोटेटिंग वेक्टर एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देख लो, सो करंट को अगर मैं बैक साइड पे एक्सटेंड कर लूं लाइक दिस, राइट, सो अगर आप देख लो वोल्टेज जहां से स्टार्ट होता है, करंट ऑलरेडी अपने पीक पर पहुंच गया है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर आप हर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अलग से फेजर वेक्टर यूज करना होगा। सो यहां पर जो आपके पास रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि जो ब्लू फेजर होगा वो एक्चुअली डायरेक्टली स्टार्ट होगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से है, राइट। दिस इज अ ब्लू फेजर जो कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ रेड फेजर जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि दे आर गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, राइट।
दोनों के दरमियान हर एक पॉइंट पे कितना फेज डिफरेंस है? 90 का, राइट? और 90 का फेज डिफरेंस, ये आपके पास फेज डिफरेंस हुआ जिसको हम phi से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? और कौन यहां पर लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, राइट? सो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि हमारे पास दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, वो है आपके पास क्या? साइन एंड कॉस। नाउ साइन एंड कॉस का अगर आप देख लो, सो ये आपके पास साइन का ग्राफ है रेड, और ये जो है ये आपके पास कॉस का ग्राफ है। बिकॉज अगर आप साइन 0 पुट कर लो, यहां पर 0 डिग्री है ना, साइन ऑफ 0 इज एक्चुअली 0, बट कॉस ऑफ 0 इज एक्चुअली 1, वो अपने पीक पर होता है, राइट? सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो कि आपको पता होने चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि कॉस ऑफ थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, लेकिन थीटा के फेज में जब आप 90 ऐड करते हो, 90 मींस पाई बाय 2, राइट? तब आपके पास जो है वो कॉस आता है। इसका मतलब यह है कि कॉस जो है वो साइन को लीड करता है बाय हाउ मच? बाय 90 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो आपके पास जो रेड है ये एक्चुअली साइन का ग्राफ है, जबकि ये जो ब्लू है ये एक्चुअली कॉस का ग्राफ है, राइट? ये एक्चुअली ऐसे ही है कि आपने क्या कर दिया, साइन के ग्राफ को बाय 90 पीछे लेकर आ गए हो, राइट? सो यहां पर आप कैसे कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो कि कॉस के ग्राफ को बाय 90 आगे लेकर चले गए हो, तो साइन का बन जाता है, राइट? सो व्हेन यू डिफरेंशिएट साइन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट कॉस, राइट? और यू कैन कॉल कॉस एज द व्हाट? एज द स्लोप ऑफ साइन, राइट डियर स्टूडेंट्स? अगर आप यहां पर देख लो तो साइन के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है यहां पर, राइट? तो जब ज्यादा चेंज, तो उसका जो स्लोप है जिसे हम कॉस कहते हैं वो अपने पीक पर होगा, लेकिन जब वो इधर तक पहुंचता है तो यहां पर उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, तो स्लोप 0। जब स्लोप 0, तो द स्लोप ऑफ द साइन इज कॉल्ड कॉस, तो कॉस की जो वैल्यू है वो 0 पर चली जाती है, यानी कॉस ऑफ 90 इज 0। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? जिसको हम यूज करने वाले हैं आगे रिव्यू में, और जिसको आप बहुत बार बार पढ़ भी गए हो। सो याद रखिएगा, जिस क्वांटिटी के साथ कॉस आ जाए वो लीड करेगा, जिसके साथ साइन आ जाए वो लैग करेगा, राइट? बिकॉज कॉस जो है वो साइन को हमेशा बाय 90 लीड करता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे? अब हम अप्लाई करेंगे एसी सोर्स को टू रेजिस्टर, देन टू कैपेसिटर एंड देन टू इंडक्टर इंडिविजुअली, और फिर हम क्या करेंगे? उनको कपल्ड की शक्ल में लेकर आएंगे, और आखिर में हम आरएलसी की तरफ जाएंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, let us apply alternating current source to what? टू प्योर रेजिस्टर। अगर आप देख लो, सो यहां पर हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है, जिसको हमने क्या किया हुआ है? रेजिस्टर को अप्लाई किया हुआ है। सर्किट के अंदर आपको रेजिस्टर के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही, और अब हम देखना चाह रहे हैं कि रेजिस्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स को कैसे जो है वो बिहेव करता है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज, जो कि आप डिटेल से समझ गए हो इन द चैप्टर, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, और करंट के लिए जो इक्वेशन जिसको मैंने रेड से लिखा है वो भी आपके पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा ही आता है, बिकॉज द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, एंड प्योरली रेजिस्टर में हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। सो R कांस्टेंट है, सो V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू I। इसका मतलब यह है कि सर्किट में वोल्टेज जब अपनी पीक वैल्यू को अटेन करेगा, करंट भी उसी टाइम पर या उसी इंस्टेंट पर अपनी पीक वैल्यू को अटेन करेगा। सो यहां पर अगर आप देख लो, बोथ V एंड I आर इन फेज। क्यों इन फेज? बिकॉज यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, सो दोनों के अंदर जो वेरिएशंस है वो साइन के थ्रू होंगी, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो जब दोनों वेरिएशन सेम है, सो अगर आप ग्राफिंग को देख लो, ब्लू वन रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, जबकि रेड वन रिप्रेजेंट्स करंट। सो अगर आप देख लो, सो जहां पर वोल्टेज 0 है वहां पर करंट भी 0 है, राइट? यहां पर अगर मैं कहूं कि ये टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट कर रहा हूं किस चीज को? वोल्टेज एंड करंट को, और जहां पर वोल्टेज अपने पीक पर गया है V नॉट, सो करंट भी उसी इंस्टेंट पर अपने पीक पर गया है, एंड सो ऑन, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो यहां पर अगर मैं इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, तो फेजर डायग्राम कैसे होगा? सो अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, सो ब्लू वन रिप्रेजेंट्स वोल्टेज एंड ब्लैक वन रिप्रेजेंट्स, और आई शुड से सॉरी, रेड वन रिप्रेजेंट्स व्हाट? करंट। सो आपके पास फेजर डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रहेंगे, यानी कि पैरेलल रहेंगे, और जब वो फेजर्स दोनों के रोटेट होंगे जिनसे ये ग्राफ बनना है, वो आपके पास कुछ ऐसे रोटेट होने वाले हैं, राइट? राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दोनों के दरमियान हमाहंगी है, बिकॉज द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, वोल्टेज एंड करंट डायरेक्टली रिलेट करते हैं। सो फेज डिफरेंस राइट बिटवीन देम इज 0, बिकॉज दोनों बिल्कुल पैरेलल है फेजर्स। सो यहां पर अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, सो अगर आपके पास करंट ऐसे है, इफ दिस इज करंट, if this is current or this is the phasor that represents current, then at this instant, at this very instant, the voltage phasor will be also parallel to the
करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। और अगर अब आपके पास क्या हुआ, करंट ऊपर जा रहा है तो वोल्टेज भी ऊपर जाएगा, राइट। सो फेज डिफरेंस ओवर हियर इज जीरो, सो बोथ ऑफ देम आर इन फेज। नाउ अब आते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर लॉस कितना होगा। सो एवरेज पावर लॉस के लिए एक जनरल फार्मूला जो कि आप पढ़ गए हो, और वो क्या है कि एवरेज पावर लॉस विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय दैट कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, राइट। जब फेजर आप ड्रॉ करते हो वोल्टेज का, तो वोल्टेज का वो कंपोनेंट जो कि करंट को क्या हो, पैरेलल हो, राइट। दैट इज वाई यहां पर क्या लगा हुआ है, कॉज ऑफ फाई लगा हुआ है, राइट। सो यहां पर हम क्या करेंगे कि चूंकि फेज डिफरेंस जीरो है, कॉज ऑफ जीरो इज एक्चुअली इक्वल टू 1, सो आपके पास यहां पर जो पावर फैक्टर है, कॉज ऑफ फाई इज एक्चुअली कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉज ऑफ फाई इज एक्चुअली कॉल्ड पावर फैक्टर, राइट। और कॉज ऑफ फाई की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, बिकॉज फाई इज एक्चुअली इक्वल टू 0, राइट डियर स्टूडेंट्स। पावर फैक्टर क्यों कहा जाता है इसे, पावर फैक्टर इसलिए कहा जाता है इसे बिकॉज एक्चुअली आई और वी तो आपने अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अब क्या होगा, पावर एवरेज पावर लॉस को कौन डिटरमिन करेगा कि आई और वी के जो फेजर्स हैं उनके दरमियान फेज कितना बनता है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना बनता है, राइट। तो फेज डिफरेंस एक्चुअली यहां पर हम उसका कॉज लेंगे, तो दैट इज वाई ये एक्चुअली वैल्यू है जो कि पावर की वैल्यू को इफेक्ट करेगी या कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास जो एवरेज पावर लॉस है वो बराबर है IRMS एंड VRMS के, यानी कि इफेक्टिव वैल्यूज, राइट डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा यहां पर अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव वैल्यूज अगर हम यहां पर कह लें कि पीक वैल्यूज, राइट, डिवाइडेड बाय √2, सो आपको क्या मिलता है, वो वैल्यू जो कि इफेक्टिव है, जो कि एक्चुअली ऑन वर्क है। सिमिलरली पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 विल गिव यू व्हाट, IRMS, यार डियर स्टूडेंट्स ये वो वैल्यूज हैं जो कि हमें सप्लाई होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास क्या है, IRMS इंटू VRMS, जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, जो कि आप चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ गए हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देख लो, सो रेजिस्टर जो है वो डीसी और एसी को सेम बिहेव करता है। याद रखिएगा VRMS और IRMS को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर हम रेजिस्टर के साथ एक डीसी सोर्स लगाएं, सो डीसी सोर्स को वो जिस वैल्यू की तरह बिहेव करेगा, या डीसी सोर्सेस के जो वोल्टेज होगा, एसी चूंकि चेंजिंग वोल्टेज है, सो एसी की वो वैल्यू जो कि डीसी की तरह बिहेव करेगी, वो एक्चुअली ये VRMS वैल्यूज हैं, बिहेव्स लाइक अ डीसी, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टर बिहेव्स द सेम बोथ फॉर एसी एंड डीसी, चाहे एसी हो या डीसी हो, रेजिस्टर सेम बिहेव करता है। लेकिन डीसी की जो आपके पास टोटल वैल्यू होगी जो कि वहां पर अप्लाई हो रही है, वो एक्चुअली यहां पर एसी के इफेक्टिव वैल्यूज के बराबर होगी, यानी कि आरएमएस वैल्यूज के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास ग्राफ है। अब यहां पर अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर पावर लॉस का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, सो पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सो हमने यहां पर क्या करना है, हर एक इंस्टेंट पर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी वैल्यू आए वो हमने यहां पर प्लॉट कर देनी है। सो अगर आप देख लो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की भी वैल्यूज आपके पास क्या है, पॉजिटिव, जबकि वोल्टेज की भी वैल्यूज पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू व्हाट, पॉजिटिव। सो आपके पास जो यहां पर वैल्यू आएगी किस चीज की, या फिर ग्राफ आएगा पावर का, वो कुछ ऐसे होगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास पावर का ग्राफ आया, राइट। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर आप देख लो, सो दोनों ही नेगेटिव है, अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो पावर विल बी अगेन इन द पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। सो ये जो ब्लैक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज पावर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज रेजिस्टिव इज एक्चुअली एन एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस। सो दिस इज द होल बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टर, जब आप क्या करते हो, जब आप उसको एसी अप्लाई करते हो। अब हम इसी तरह एसी अप्लाई करने लगे हैं टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसके लिए हम जाएंगे अपने अगले बोर्ड की तरफ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अप्लाई एसी टू C एंड L, यानी कि कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टू C, राइट, और फिर हम उसके अंदर स्मॉल चेंजेस करेंगे, फिर L को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं AC सोर्स टू अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आप अप्लाई करते हो, सो याद रखिएगा वोल्टेज का जो इक्वेशन है जो कि आप चैप्टर में पढ़ गए हो, वो आता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, जबकि करंट का जो इक्वेशन है वो आता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉज ऑफ थीटा। सो यहां पर अगर आप देख लो, करंट के साथ कॉज है,
V के साथ साइन है, इसका मतलब है कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या कह देना है कि V एंड I आर आउट ऑफ फेज, एंड बाय हाउ मच दे आर आउट ऑफ फेज, जितना कॉज और साइन के दरमियान फेज डिफरेंस है, और कॉज और साइन के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, वो है 90। सो V एंड I आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, और अगर रेडियन में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो पाई बाय 2, राइट। और यहां पर अगर आउट ऑफ फेज है तो लीड कौन कर रहा है, राइट। सो हमेशा आपको पता है कि कॉज जो है वो लीड करता है साइन को। सो कॉज आपके पास करंट के साथ है, सो इसका मतलब ये है कि करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, सो I लीड्स V बाय 90 डिग्री। अब अगर यहां पर मैं प्लॉटिंग करूं तो देखिए वोल्टेज को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, करंट को मैं रेड से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। और करंट जो है वो लीड में होगा। सो अब अगर मैं यहां पर करंट का ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहूं, सो वो कुछ आपके पास ऐसे आएगा कि देखिए वोल्टेज जब जीरो है सो करंट अपने पीक पर है, और इसे भी हम यहां पर अब समझेंगे कि ऐसा बिहेवियर क्यों शो हो रहा है, राइट, कि वोल्टेज जीरो है जबकि करंट पीक पर है, ये भी हम समझने जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट लेट अस प्लॉट इट। सो आपने प्लॉटिंग कुछ इस तरह से देखी होगी कि आपके पास करंट अपने पीक पर होगा, सो इसका मतलब है कि द value of current is going to move something like this. Right dear students, now this is the graph for the करंट। अगर आप देख लो ये कॉस का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप बैक साइड पे एक्सटेंड करो तो इधर से स्टार्ट होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास प्लॉटिंग हुई, राइट। और अगर यहां पर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, सो फेजर डायग्राम अगर आप देख लो इधर से आप देख सकते हो, राइट। यहां पर अगर आप देख लो तो वोल्टेज का जो फेजर है वो क्या होगा, वो इधर होगा। तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज के फेजर ने अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं की है, सो वोल्टेज का फेजर किधर होगा, वोल्टेज का फेजर आप कह सकते हो कि वो आपके पास, अगर लेटेस्ट से मैं कह देता हूं कि वो यहां पर है, राइट। दिस इज VC, C means voltage across the capacitor, voltage across the कैपेसिटर, जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जब यहां पर चार्जेस आते जाएंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स, और वो पोलैरिटी भी बदलती चली जाएगी। सो अगर यहां पर वोल्टेज ऐसा है, सो आप देखोगे करंट ने बाय 90 आगे रहना होगा, सो आप देखोगे कि करंट आपके पास किधर आएगा, करंट आपके पास इधर होगा। लेट मी ड्रॉ दैट विद द रेड ताकि आपको पता चले, बिकॉज आई हैव रिप्रेजेंटेड करंट विद द रेड। सो आपके पास करंट का जो फेजर है वो यहां पर होगा, दिस इज करंट, राइट। सो अगर आप देख लो फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज 90 डिग्री, और कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। इट विल बी लाइक दिस कि अगर आप देख लो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। सो देखिए करंट जो है वो 90 ज्यादा कवर कर गया है। अगर मैं कहूं कि करंट यहां से यहां तक आया है, राइट, 360, सो वोल्टेज ने कितना कवर किया, वोल्टेज ने एक्चुअली 360 के बजाय 270 कवर किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फेज डिफरेंस। अब हम इसको समझते हैं, राइट, उसके बाद हम पावर लॉस की तरफ जाएंगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। सिंस यू पीपल नो कि याद रखिएगा, जैसे ही हम यहां पर स्विच को ऑन करते हैं और लेट अस से इन द फर्स्ट हाफ साइकिल आपके पास ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, सो होता ये है कि यहां पर पहले चार्जेस ने फ्लो करना होगा, राइट। अगर मैं कन्वेंशनल करंट फॉलो करूं, सो यहां पर पहले चार्जेस ने फ्लो करना होगा, तब यहां पर दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना। देखिए अगर यहां पर चार्जेस फ्लो ना करे सर्किट में, सो क्या यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो पहले सर्किट के अंदर करंट अपनी पीक वैल्यू पर जाएगा। जैसे ही करंट अपनी पीक वैल्यू पर जाता है तो प्लेट्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि यहां पर जो भी वोल्टेज डेवलप होगा, यानी कि VC दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज के ऊपर, डायरेक्टली रिलेट करता है चार्जेस के ऊपर। दैट जिसे जो कि आपको पता है Q इक्वल टू CV इक्वेशन हम यहां से ला सकते हैं टू कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वलिटी, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई पहले चार्जेस ने फ्लो करना होगा, यानी चार्जेस की जो फ्लो है, द रेट एट विच द चार्जेस आर फ्लोइंग इन अ सर्किट, वो अपनी पीक को अटेन करेगा। तब उसके बाद उधर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान। सो दैट इज व्हाई करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं एवरेज पावर लॉस में। नाउ देखिए लफ्ज क्या है, एवरेज पावर लॉस, राइट। नाउ कैपेसिटर इज एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इट नेवर
dissipates energy or it never loses energy, it actually stores it. और अगर एक हाफ साइकिल में उसने एनर्जी स्टोर की है तो अगले हाफ साइकिल में वो वही एनर्जी आपको वापस रिटर्न करेगा, राइट? बिकॉज अगर एक हाफ साइकिल में करंट ऐसे जा रहा है, सो अनदर हाफ साइकिल में करंट ने उल्टा आना है, सो जो एनर्जी उसने स्टोर की थी उसने वापस आपको दे दी, सही है जी? और किस फॉर्म में स्टोर की थी? इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो याद रखिएगा यहां पर जब आप phi की वैल्यू 90 पुट करोगे, राइट, इन द जनरल इक्वेशन फॉर द पावर, सो cos of 90 is actually equal to 0, and 0 multiplied by anything will be 0. So that is why average power loss by a pure capacitive circuit is 0, right dear students? Because it is an energy storing device. Energy स्टोरेज डिवाइस, राइट डियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर पे, राइट, जिसको आपने क्या कहा हुआ था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC. सो अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय C इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि बराबर है इसके, जो कि आप डिटेल से पढ़ गए हो, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू C, वेयर 2 pi f इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा, राइट? सो ये आपके पास इसका मतलब है इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी and inversely related to the capacitance of the capacitor. जितना बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर होगा वो उतना ही अपोजिशन ज्यादा करेगा। लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक हम बनाना चाह रहे हैं, और वो कैसे है? वो फ्रीक्वेंसी के साथ जो ताल्लुक बनता है वो आपके पास, अगर मैं यहां पर लिख लूं, सो फ्रीक्वेंसी के साथ जो अपोजिशन ऑफर हो रही है फ्रॉम द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, वो इनवर्स है। सो अगर हम डीसी सोर्स लें, सो डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और आप जब इधर 0 पुट करोगे, सो ये तमाम टर्म 0 हो जाएगा, एंड 1 डिवाइड बाय 0 विल बी इन्फिनिट। सो याद रखिएगा कैपेसिटर कंप्लीटली ब्लॉक्स डीसी। याद रखिएगा कैपेसिटर कभी भी डीसी को अलाउ नहीं करता, राइट? बिकॉज दरमियान में जो है वो सर्किट क्या हुआ है? दरमियान में टूटा हुआ है, इट्स लाइक दिस, राइट? जबकि इट कैन नेवर ब्लॉक एसी, बिकॉज एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉन जीरो होती है, राइट? सो जब आप इधर एक नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी पुट करोगे तो आपको XC की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो एसी को वो ब्लॉक नहीं कर सकता, बिकॉज एसी अपनी पोलैरिटी को हर एक सेकंड, या आप कह सकते हो हर एक टाइम बाद रिवर्स करता है। सो जब वो इधर इसको ब्लॉक करने लग जाए, सो वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेता है, और करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है। सो जितना कैपेसिटर चार्ज हुआ था उतना ही वापस डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज, और ये सिलसिला जारी होता है। तो वो सर्किट के अंदर चार्जेस के फ्लो को रोक नहीं पा रहा, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज हाउ एसी थ्रू अ कैपेसिटर वर्क्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहां पर कैपेसिटर को हटाना है, और क्या चीज इंस्टॉल करनी है यहां पर? We are going to install an inductor, right dear students? So अब हम क्या लगाएंगे यहां पर? इंडक्टर, राइट? और जब इंडक्टर प्लेस करेंगे यहां पर, सो आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। सिचुएशन कुछ ऐसे डिफरेंट हो जाएगी, देखते जाएं, कि जो वोल्टेज का इक्वेशन है उसके साथ कॉज आ जाएगा, V इज इक्वल टू V0, जबकि जो करंट का इक्वेशन है उसके साथ क्या आ जाएगा? उसके साथ साइन आ जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो इसका मतलब यह है कि अब भी आपके पास V और I क्या है? आउट ऑफ फेज है, बिकॉज करंट और वोल्टेज दोनों के साथ साइन और कॉज है, उल्टे हैं, राइट? सो अभी भी ये चीज बरकरार है, V एंड I आर आउट ऑफ फेज, राइट? अगर आप स्टडी कर लो, आपको चैप्टर में जो आपने स्टडी किया है, सो फॉर द इंडक्टर, राइट, it was actually I is equal to I naught sin theta while V was equal to V naught cos of theta. इसका मतलब यह है कि अब क्या होगा? अब I नहीं लीड करेगा बल्कि V लीड करेगा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि V leads I, and by how much? by the same value जो कि कैपेसिटर में हो रहा था, लेकिन किस्सा उल्टा हो गया है, राइट? और क्यों उल्टा हो गया है वो भी अभी हम समझने जा रहे हैं। सो अगर मैं इसी फेजर डायग्राम के अंदर, राइट, ड्रॉ करना चाहूं और करंट को मैं ऐसे ही बरकरार रखना चाहूं, सो आपके पास जो VC होगा वो एक्चुअली नीचे है, वो करंट को लैग कर रहा है, जबकि VL जो है वो क्या होगा? वो लीड करेगा, विच इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, राइट? इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो यहां पर EMF इंड्यूस हुआ होगा, बिकॉज देयर इज अ चेंजिंग करंट, और जब आप चेंजिंग करंट प्रोवाइड करते हो, सो देयर विल बी अ चेंजिंग फ्लक्स, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग फ्लक्स इट विल गिव राइज टू इंड्यूस्ड EMF, और उसी इंड्यूस्ड EMF के वोल्टेज को मैं कह रहा हूं VL, राइट, जो कि अपना करंट फ्लो करवाएगा, जिसे आप कहते हो इंड्यूस्ड करंट, जो कि अपने ही कॉज को क्या करे? अपोज करे, और कॉज ये है, और इसका भी कॉज आपके पास क्या था? चेंजिंग करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज हाउ आपके पास क्या होगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा?
अपोज करेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हुआ और इसी को अब हम थोड़ी देर बाद यूज करने वाले हैं। सो यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं, लेट मी वाइप दिस ऑफ ताकि आपको क्लियर हो, राइट, ठीक है। सो VL विल बी लाइक दिस। सो आपके पास जो फेज एंगल है वो यहां पर बन रहा है, अगेन इट इज एक्चुअली इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन लीड कौन कर रहा है, V लीड कर रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसी तरह से समझते हैं कि यहां पर V क्यों लीड कर रहा है, राइट। जिस तरह कि हमने समझा कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है जबकि V लैग करता है, अब यहां पर हम समझेंगे कि V क्यों लीड कर रहा है। वो इसलिए लीड करेगा बिकॉज यहां पर जब EMF इंड्यूस होगा तो वो अपना करंट फ्लो करवाएगा, तो पहले तो इसने इंड्यूस होना है ना, फिर वो करंट फ्लो करवाएगा। सो नेट करंट का यहां पर तयन कौन करेगा, EMF, यानी कि VL, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई आपके पास V लीड करेगा और करंट लैग में रहेगा। अब अगर मैं एवरेज पावर लॉस पे आ जाऊं, सो आपके पास अगेन एवरेज पावर लॉस इज 0, जस्ट लाइक कैपेसिटर। क्यों, बिकॉज अगेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज 90 डिग्री, 90 पुट करो, cos ऑफ 90 इज 0, राइट। तो आपके पास एवरेज पावर लॉस 0। सो अगेन इट इज एक्चुअली एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, बट यहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय व्हाट, बाय इंडक्टर इज नॉट कॉल्ड XL बट XC, बल्कि इट इज कॉल्ड XL, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई FL। इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि XL कहलाता है, वो क्या है, वो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट डियर स्टूडेंट्स। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, राइट, उतना ही ज्यादा चेंज इन करंट। ज्यादा चेंज इन करंट मींस ज्यादा चेंज इन फ्लक्स, ज्यादा चेंज इन फ्लक्स मींस ज्यादा इंड्यूस्ड EMF, यानी कि ज्यादा VL, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई इट विल गो कि आपके पास यहां पर जो चेंज इन करंट होगा, यानी कि सोर्स का जो ओरिजिनल करंट होगा उसको अपोजिशन ज्यादा मिलेगी फ्रॉम दिस इंड्यूस्ड EMF या फिर उसका इंड्यूस्ड करंट की तरफ से। सो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि फॉर DC फ्रीक्वेंसी 0, सो XL इज आल्सो इक्वल टू 0। सो याद रखिएगा L जो है, L अलाउज DC। इंडक्टर जो है वो डीसी पे काम ही नहीं करता, वो डीसी पे एनर्जी स्टोर ही नहीं करेगा, करेगा लेकिन नॉट इन अ वे दैट जो कि हम चाहते हैं। और यहां पर अगर हम एसी पे आ जाएं, सो फॉर एसी, राइट, द फ्रीक्वेंसी इज नॉन जीरो। सो इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या होगा कि एल विल ऑलवेज ब्लॉक, राइट, एसी। और कितने ज्यादा ब्लॉक करेगा, जितना उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ब्लॉक करेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट है। और यहां पर अगर आप देख लो, सो अगर आप देख लो यहां पर ग्राफ जो है वो भी उल्टे हो जाएंगे। वोल्टेज का ग्राफ जो है, यहां पर मैं इसको बता देता हूं कि देखिए मैंने यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। सो यहां पर मैं कह देता हूं कि आपके पास यहां पर ब्लू को मैं करंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज यहां पर मैंने ब्लू को करंट किया हुआ है। सो दिस इज करंट नाउ, राइट, एंड रेड को मैं दे देता हूं किस चीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए, वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो अगर आप देख लो वोल्टेज आपके पास ये रहा, राइट। देखो डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर अगर आप देख लो, अब आपके पास रेड जो है वो लीड कर रहा है, ब्लू लैग कर रहा है, जबकि ब्लू अब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, VL, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसे आया। अब अगर यहां पर मैं एवरेज पावर लॉस की बात करूं, सो एवरेज पावर लॉस क्या है, दोनों में ही जीरो है। सो याद रखिएगा, आई शुड से L और C में जो कॉमन चीज है वो क्या है कि एवरेज पावर लॉस दोनों में ही जीरो है। V और L जो है वो आउट ऑफ फेज है बाय 90 डिग्री, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यह AC सोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे टू RL एंड RC, जिसके लिए हम जाएंगे अपने पहले बोर्ड की तरफ। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद RL सीरीज सर्किट, यानी कि अब हमने रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है। सो अगर आप देख लो, हियर इज रेजिस्टर एंड हियर इज इंडक्टर, दिस इज R, दिस इज L, और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है विद द AC सोर्स। सो अगर आप देख लो तो यहां से लेकर यहां तक रीजन में करंट और वोल्टेज ने इन फेज रहना है, राइट, जबकि यहां से लेकर यहां तक रीजन ने करंट और वोल्टेज ने आउट ऑफ फेज रहना है, जिस तरह कि अभी हम पढ़ चुके हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। यहां पर करंट और वोल्टेज इन फेज, यहां पर आपके पास आउट ऑफ फेज, और यहां पर कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। सो अगर आप यहां पर देख लो, सो दिस इज योर VL, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, right, this is your VR, voltage applied across resistor. Now VR is in parallel with the I, जबकि VL जो है वो लीड कर रहा है। so जब हम वोल्टेजेस के फेजर्स को ऐड करेंगे विक्टोरियली, बिकॉज ये फेजर्स है ना, राइट, तो आपके पास क्या आएगा, this will be VR and this is going to be VL
and this is going to be the total potential difference applied by the AC source, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, and this is going to be the phase angle. क्यों ये phase angle है? Because हमें पता है कि वो करंट जो है वो VR के साथ हमेशा पैरेलल में रहता है. सो करंट फेजर अगर मैं यहां पर सिर्फ प्रेजेंट करना चाहूं तो वो ये होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द फेजर डायग्राम फॉर द RL सीरीज सर्किट. अब यहां पर अगर आप देख लो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर 90 एंगल है, राइट. सो वी हैव टू अप्लाई व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम. जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ये है, right? This is the result that we get, that V is equal to I into R square plus XL ka square, where R is the resistance or the opposition offered to the flow of charge by resistor, and XL is the opposition offered by the inductor, right dear students? So yahan par agar main ohms law ke through kahun, so it is I into, this is the opposition, so opposition ko hum Z kehte hain, where Z is called what? Z is called impedance, राइट डियर स्टूडेंट्स. और इसका भी वही यूनिट है जो कि ओम का यूनिट है, राइट. और यहां पर अगर आप देख लो तो कौन लीड कर रहा है? अगर मैं यहां पर देख लो, सो V, टोटल वोल्टेज V इज लीडिंग द करंट. लेकिन अब अगर आप देख लो, लीडिंग द करंट नॉट बाय 90 डिग्री. क्यों? बिकॉज यहां पर रेजिस्टर भी लगा हुआ है. सो रेजिस्टर एक्चुअली वोल्टेज और करंट को क्या करना चाहता है? इन फेज रखवाना चाहता है. अगर आप देख लो, सो रेजिस्टर क्या करवाना चाहता है? वो वोल्टेज और करंट को ऐसे रखवाना चाहता है, जबकि इंडक्टर जो है वो वोल्टेज और करंट को ऐसे रखना चाहता है. सो न तो इंडक्टर की बात मानी जाएगी प्योरली, और ना तो रेजिस्टर की बात पूरी मानी जाएगी, राइट. दरमियान में होगा. अगर आप देख लो तो यहां पर वोल्टेज लीड जरूर कर रहा है, लेकिन नॉट बाय 90 डिग्री, बिकॉज सर्किट इज नॉट प्योरली इंडक्टिव. और यहां पर अगर आप देख लो तो वोल्टेज जो है वो करंट को बिल्कुल जीरो भी नहीं, बिल्कुल पैरेलल भी नहीं है, बिकॉज यहां पर सर्किट इज नॉट प्योरली रेजिस्टिव, रादर देन उसके साथ इंडक्टर भी लगा हुआ है. सो आपके पास जो फेज डिफरेंस बनेगा बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, वो आपके पास क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा, which indicates कि the circuit is not purely resistive, और 90 से लेस होगा, जो कि एक्चुअली ये बता रहा है कि सर्किट जो है वो प्योरली इंडक्टिव भी नहीं है, बल्कि रेजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन से बना है. सो दिस इज ऑल अबाउट RL सीरीज सर्किट. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द RC सीरीज सर्किट. अब हमने R के साथ C लगाता है पैरेलल में. सो अब अगर आप देख लो यहां पर, जब हम फेजर डायग्राम को देखेंगे, सो सर्किट के इस हिस्से में यहां से लेकर यहां तक करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज है. तो देखिए VR इज इन फेज विद द करंट, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा है करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज है. और कौन लीड करता है? करंट लीड करता है, जबकि वोल्टेज लैग करता है, जो कि हम डिटेल से समझ गए हैं इन द चैप्टर. सो अब यहां पर अगर मैं वोल्टेजेस के फेजर्स को ऐड करूं, सो ये मेरे पास VR बनता है. लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू, राइट. सो ये मेरे पास VR बन गया, राइट. और इसका टेल उठाकर इसकी हेड पे रख दें VC का, सो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास VC हो जाएगा. सो ये आपके पास टोटल वोल्टेज हो गया, जो कि अप्लाई कर रहा है कौन? AC सोर्स. एंड करंट जो है वो किधर लाई करेगा? वो हमेशा VR को पैरेलल होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी करंट, राइट. सो फेज डिफरेंस जो है वो ये है, राइट डियर स्टूडेंट्स. अगेन अगर आप देख लो, सो आपके पास फेज डिफरेंस ना तो 0 है और ना 90 है, राइट. क्यों? बिकॉज सर्किट ना तो प्योरली रेजिस्टिव है, ना प्योरली कैपेसिटिव है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बोथ. सो यहां पर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयर इज अ 90 डिग्री, राइट. सो आपके पास V इज इक्वल टू I इंटू R स्क्वायर प्लस XC हो जाएगा. XL की जगह क्या हो गया? XC हो गया. और यहां पर जो है ये वाला जो पार्ट है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड इंपेडेंस, द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय दिस RC सर्किट. एंड यहां पर अगर आप देख लो तो अगेन देयर V and I are out of phase, लेकिन not by 90 डिग्री, राइट. बिकॉज सर्किट इज नॉट प्योरली कैपेसिटिव. सो आपके पास यहां पर कौन लीड करेगा? I लीड करेगा, बिकॉज यहां पर अब इंडक्टर के बजाय कैपेसिटर लग गया है. सो I लीड्स V by how much? By an angle again greater than 0, which shows that circuit is not purely resistive, right, and less than 90, which again shows that circuit is not purely capacitive, right dear students. So this is about RC and RL circuit. अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉम्बिनेशन लाएंगे इन तीनों का, that R, L और C, और यही फेजर डायग्राम जो है ये हम यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कैसी सिचुएशन बनती है. So let us move on to the next board. Now dear students, let us connect R, L and C in series और देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है. सो हमारे पास यहां पर 3 तरह के केसेस बन जाते हैं. पहला केस हमारे पास ये बन जाता है कि हमने R, L और C, यानी कि R, L और C को जब हमने कनेक्ट किया है, सो अगर आप देख लो ये दोनों जो है ना, ये L और C, ये दोनों AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, जबकि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता. सो इन दोनों की जो अपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी. अब अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखें,
राइट तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मींस ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड लेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बिकॉज अगर आप देख लो सो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो इक्वेशन है वो है 2 पाई एफ एल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो इक्वेशन है वो है 2 पाई डिवाइडेड बाय एफ 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ इनटू सी, राइट। सो अगर आप देख लो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखूं सो द सर्किट विल बी मोर इंडक्टिव एंड लेस कैपेसिटिव। सो इनिशियल केस में मैं क्या कर देता हूं, व्हेन एफ इज वेरी हाई, व्हेन एफ इज वेरी हाई सो आपके पास क्या होगा कि XL विल बी ग्रेटर देन XC, और जब XL XC से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली VL विल बी ग्रेटर देन VC, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर हम क्या करेंगे कि वही फेजर डायग्राम यूज करेंगे। कैसे, अगर आप देख लो सो दिस इज VR, राइट, और अब अगर मैं क्या कर लूं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को या फिर जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो ज्यादा है देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, सो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपके पास जब आप दो फेजर्स ऐड करोगे, अगर आपको याद है सो यहां पर आपके पास क्या हुआ करता था नीचे, अगर मैं ये करंट ड्रॉ कर लूं कि ये आपके पास करंट है, बिकॉज करंट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू VR, सो आपके पास VC इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर, दिस इज VC, बिकॉज VC जो है वो करंट से लैग करेगा एंड VL इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर, राइट, बिकॉज VL जो है वो करंट को क्या करेगा, वो लीड करेगा। और अगर आप देख लो तो मैंने VL का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा रखा हुआ है और VC का मैग्नीट्यूड जो है वो कम रखा हुआ है। क्यों, बिकॉज मैंने फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखा हुआ है। सो XL इज ग्रेटर देन XC, सो VL इज ग्रेटर देन VC। सो जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे सो आप देखोगे कि आपके पास जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअली VL की ही डायरेक्शन में होगा। यहां पर मैं VL को थोड़ा और ज्यादा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। सो अगर आप देख लो सो VC का अगर आप टेल लेते हो और VL के हेड पे रखते हो, सो दिस इज VC, सो इतना हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये जो रह गया दिस इज एक्चुअली VL माइनस VC। सो अब ये उठाओ और VR के हेड पे रख दो तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर हैपेंस टू बी इक्वल टू दिस वन, जो कि टोटल वोल्टेज सोर्स है अप्लाइड बाय द AC, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब हम उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। सो दिस इज द टोटल वोल्टेज, दैट इज I इंटू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर। और अब अगर आप देख लो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, अपोजिशन को। सो Z इज एक्चुअली ओवर हियर द इंपेडेंस, द कंबाइंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय R, L एंड C सीरीज सर्किट टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इंपेडेंस, जो कि R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब अगर यहां पर आप देख लो सो हमने क्या किया हुआ है, हमने फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखा हुआ है इसी सोर्स की, इसका मतलब XL ज्यादा है। सो सर्किट इज मोर इंडक्टिव रादर देन कैपेसिटिव। सो जब ज्यादा इंडक्टिव है इसका मतलब है वोल्टेज ने लीड करना है करंट को, एंड नॉट बाय 90, लेकिन लीड जरूर करेगा। सो अगर आप देख लो V लीड्स I, राइट, और अगेन यहां पर एंगल जो होगा फेज डिफरेंस दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, राइट। सो एवरेज पावर लॉस जब यहां पर मैं करूंगा तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये है, और यहां पर I इंटू VR लिखूंगा, बिकॉज अगर आप V को देख लो दिस इज V और V का जो X कंपोनेंट है वो VR बन रहा है। सो मैं लिख सकता हूं V cos of phi इज एक्चुअली इक्वल टू VR, बिकॉज अगर आप सर्किट में देख लो तो इन दोनों ने तो एनर्जी लॉस करना नहीं है, सिर्फ इसने करना है। सो द टोटल एवरेज पावर लॉस इन द RLC सीरीज सर्किट इज ओनली इक्वल टू द पावर लॉस इन दिस रीजन ऑफ द सर्किट, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी P average loss is equal to I into VR. So this is about one condition. सही है। अब अगर मैं ऐसे करूं कि मैं ऐसे RLC को कनेक्ट करूं कि फ्रीक्वेंसी को, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं कम रखूं। सो जब आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम रखवाते हो सो आपके पास जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, उल्टा हो जाएगा। सो VC विल बी ग्रेटर देन VL, और आपके पास ये डायग्राम जो है ये क्या हो जाएगा, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, इफ यू कैन सी दिस, और दिस थिंग will be called now VC minus VL because of VC ज्यादा है, राइट। और बाकी वही चीज है, फेज डिफरेंस ये है, करंट यहां पर है, राइट डियर स्टूडेंट्स। और इस इक्वेशन के मुताबिक अपना क्या करना है, XC इधर आ जाएगा और XL उधर चला जाएगा, राइट। तो वही चीज है। सिमिलरली इंपेडेंस के अंदर भी अगर आप देख लो तो XC इधर आ गया और XL उधर चला गया, तो ये आपके पास इंपेडेंस का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, अब अगर आप देख लो तो करंट यहां पर है और टोटल वोल्टेज यहां पर है। सो अब अगर आप देख लो सो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग में है। सो I लीड्स V, और एवरेज पावर लॉस अगेन the only average power loss will be due to the resistor because inductor और capacitor energy storing devices हैं। अब एक थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि अब अगर मैं एक ऐसा फ्रीक्वेंसी यहां से अप्लाई कर दूं, राइट, कि उस फ्रीक्वेंसी पे ये जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो दोनों सेम हो जाए,
तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपस में सेम हो जाएगा, यानी VL इज इक्वल टू VC। सो जब आप VL इज इक्वल टू VC करते हो तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल VL अब कितना है, VL लेटर से इतना है, राइट। सो जब कैंसिल कर जाएंगे सो आपके पास ओनली वोल्टेज इज व्हाट, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। सो आपके पास जो फेजर डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि करंट एंड टोटल V इज इक्वल टू VR, बिकॉज जो यहां पर VL और VC हुआ करते थे उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, राइट। सो आपके पास सर्किट बिहेव करता है एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और आप यहां पर देख भी सकते हो XL माइनस XC, दिस टर्म विल बिकम जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो स्क्वायर रूट सिर्फ R पे आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के आपके पास V इज इक्वल टू IR। द सेम यू कैन से ओवर हियर कि XL माइनस XC विल बिकम जीरो बिकॉज XL इज इक्वल टू XC, और आपके पास स्क्वायर रूट R स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आपके पास V इज इक्वल टू I R रह जाएगा। इसका मतलब है द इंपेडेंस हैज रिड्यूस्ड टू R एंड द करंट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज हो क्या रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू किल ईच अदर, राइट। ये क्या करता है, ये अपोजिशन और ये अपोजिशन बराबर हो गए हैं और ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि सर्किट में ये दोनों, ये वाला पार्ट सिरे से है ही नहीं, हालांकि कनेक्ट होकर भी वो क्या कर रहे हैं, सर्किट के अंदर मौजूद टोटल करंट को अपोज नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये जिस तरह से अपोज करवाना चाहता है ये उसको कहता है कि आपने उस तरह से अपोज नहीं करना, और फिर ये जिस तरह से अपोज करवाना चाहता है ये वाला उसे कहता है कि आपने अपोज नहीं करवाना। सो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर जाते हैं और सर्किट प्योरली रेजिस्टिव रह जाता है, राइट। सो Z इज इक्वल टू R, सो करंट विल बी मैक्सिमम, राइट, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन बिल्कुल चार्जेस को अपोज ही नहीं कर पा रहा, ऐसे लगता है जैसे कि ये यहां पर सिरे से है ही नहीं। एंड V एंड I आर इन फेज, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, और यहां पर अगर हम कहें कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL और XC आपस में बराबर होंगे, यानी कि 2 pi FL will be equal to 1 divided by 2 pi FC, जब आप इधर से F की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकलनी है, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। और इस फ्रीक्वेंसी अगर आप अपनी अप्लाई फ्रीक्वेंसी जो सोर्स से आपने अप्लाई की हुई है वो अगर इस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए सो आप देखोगे कि करंट विल बी मैक्सिमम एंड अपोजिशन विल बी मिनिमम, यानी कि अपोजिशन विल ओनली रिड्यूस टू द रेजिस्टिव। अब अगर हम करंट को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करें सो आप देखोगे कि अगर ये वो पॉइंट है जहां पर आपका अप्लाई की हुई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए सो यहां पर करंट अपनी पीक वैल्यू पर होगा, I विल बी इक्वल टू I नॉट, एंड यहां पर आपके पास Z विल बी इक्वल टू R, और ये कब होगा, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, राइट। अब इस पॉइंट की इस तरफ अगर आप देख लो, इस तरफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी अप्लाई वो क्या है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लेस है। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लेस है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सर्किट है इस पॉइंट की इस तरफ जो पॉइंट है ये एक्चुअली कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जब फ्रीक्वेंसी लेस हो। जब फ्रीक्वेंसी लेस हो इसका मतलब है कि यहां पर सर्किट इज मोर कैपेसिटिव एंड लेस इंडक्टिव। सो यहां पर हम क्या कहेंगे कि XC, राइट, इज ग्रेटर देन XL, राइट डियर स्टूडेंट्स। जबकि इस पॉइंट की उस साइड पे जो सिचुएशन है वो आपके पास क्या है कि F applied is greater than FR, इसका मतलब है द सर्किट इज मोर इंडक्टिव रादर देन कैपेसिटिव। जबकि इस पॉइंट पे इक्वली इंडक्टिव एंड इक्वली कैपेसिटिव, सो एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर जाते हैं और सर्किट सिंपली रह जाता है क्या, प्योरली रेजिस्टिव। सो दिस इज अबाउट RLC सीरीज एंड सर्किट, और रेजोनेंस कंडीशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज करंट अपनी पीक पर चला जाता है, एंड दिस इज अबाउट द फेजर डायग्राम ऑफ द RLC series circuit at resonance condition, which is exactly like the pure resistive circuit जब हम pure resistive को AC apply करते हैं। Now dear students, अब हम move करेंगे towards the Maxwell equation and electromagnetic waves, so let us move on to the next board. Now dear students, जिस तरह कि हमने Maxwell equation में पढ़ा कि Maxwell did what? Maxwell actually summed up all the laws related with electricity and magnetism into 4 beautiful equations, and the summary was that changing B produces E and changing E produces B, जिससे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि actually light is nothing but oscillating electric and magnetic fields propagating through space, right? और आपके पास जो C उसने create किया, जो उसने calculate किया, that was actually equal to C is equal to mu naught divided by epsilon naught, जिससे उसके पास speed of light आई, that was 3 multiplied 10 raised to power 8 meters per second, right dear students? So this is actually what electromagnetic waves, which was first of all predicted and introduced by Maxwell, right dear students, कि oscillating electric will produce oscillating magnetic and oscillating magnetic will produce oscillating electric, and both एक दूसरे को create करते जाएंगे और energy को एक खास डायरेक्शन में propagate करते जाएंगे, जो कि आपके पास ये है, right dear students। and अब electromagnetic waves के हमारे पास 7 types बनते हैं, that is number 1 radio waves,
माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल जो कि हमें नजर आता है, हमारी आंखों में अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी रखी है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट जो है वो क्या कर सकें, वो डिटेक्ट कर सकें, राइट। सो देन वी हैव अल्ट्रावायलेट, देन वी हैव एक्स रेज एंड देन वी हैव गामा रेज। नाउ विजिबल रेंज के अंदर भी आपके पास 7 किस्म की क्या होते हैं, वेव्स होते हैं, जिसे हम रंगों की शक्ल में वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ याद रखिएगा इन सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कॉमन चीज क्या है, वो ये है देयर स्पीड, ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड। एंड दैट इज सी, ऑल ऑफ देम travel or moves with this speed, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second, all of them। लेकिन इन सातों में से किसी की भी फ्रीक्वेंसी किसी भी दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती और ना किसी का वेवलेंथ किसी दूसरे के साथ मैच करता है। याद रखिएगा जब हम इस तरह जाते हैं सो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी में राइज आ रहा है, इसका मतलब है सबसे कम तरीन फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की है, फिर माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा, इंफ्रारेड की थोड़ी ज्यादा, फिर विजिबल की थोड़ी ज्यादा। अब विजिबल के अंदर भी अगर मैं देखूं तो सबसे कम तरीन फ्रीक्वेंसी रेड की है, राइट, दैट इज वाई रेड की स्कैटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर इस तरह ज्यादा होता जाए। और विजिबल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है वो है वॉयलेट, राइट। देन वॉयलेट से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हो तो आप किस रेंज में एंटर होते हो, अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आप कम करते हो तो आप किस में आते हो, इंफ्रारेड, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज हाउ इट इज डन। सो देन अल्ट्रा वॉयलेट, फिर अल्ट्रा वॉयलेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्स रेज, एंड द मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड गामा रेज, राइट डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह अगर हम इस तरफ जाएं तो वेवलेंथ में क्या आती है, कमी आती है, राइट। सो सबसे कम, अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का, फिर उससे थोड़ा कम माइक्रोवेव्स का, फिर थोड़ा और कम इंफ्रारेड, फिर और कम विजिबल, और सबसे कम तरीन वेवलेंथ गामा रेज का है, राइट। सो आपके पास अगर सिचुएशन है तो अगर हमें सी को लिंक करना चाहो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, सो यू नो दैट सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सिंस सी हैज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। सो इसका मतलब है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, या उल्टा भी कह सकते हो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिटेल से हमने समझा और बुक के अंदर इनके वेवलेंथ्स की रेंजेस जो है वो दी गई हैं, यू कैन वॉच इट ओवर देयर। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एसी यानी कि चैप्टर नंबर 15 का रिव्यू लिया डिटेल के साथ। आई बिलीव आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।